वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो बच्चों, कल की लास्ट क्लास में हमने क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में जान लिया था। इसके अलावा हमने अट्रैक्शन फोर्सेज के आधार पर क्रिस्टलों का वर्गीकरण कर लिया था। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के। मॉलिक्यूलर ठोस था, आयोनिक ठोस था, सहसंयोजक ठोस था और इसके अलावा धात्विक ठोस था। धात्विक ठोसों में कई प्रकार की प्रॉपर्टियां थी। धात्विक प्रॉपर्टियां भी उनमें पाई जाती है, जैसे आदात वर्धनीयता, तन्यता, सोनुरस, ये सभी कैरेक्टर भी उनमें पाए जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले क्रिस्टल जालक कि लैटिस क्या होता है, जालक क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल जालक। देखो, क्रिस्टल जालक की यदि अपन बात करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है क्रिस्टल जालक। देखो, जैसे मेरे पास ये कुछ बिंदु हैं। अब ये बिंदु क्या है? ये अवयवी कण है एक तरह से। ये कुछ क्या है? पार्टिकल्स हैं, अवयवी कण है, अणु हो सकते हैं। अब इन अवयवी कणों को मैं सिंपल लाइनों से मिलाता जाऊं, आपस में सभी अवयवी कणों को मिलाता जाऊं मैं, तो एक स्ट्रक्चर बन के सामने आई मेरे पास। इसको और यदि मैं आगे बढ़ा दूं तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर मेरे पास और आगे बढ़ जाती है, तो ये और बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि त्रिबिंब आकाश में, 3D आकाश में, खुले वातावरण में, मुक्त आकाश में छोटे छोटे अवयवी कण लिए जाएं और इन अवयवी कणों को लैटिस में जगह जगह रख दिया जाए। त्रिबिंब आकाश में इनको जगह जगह रख दिया जाए और रखने के बाद इनको सिंपल स्ट्रेट लाइनों से मिलाया जाए, सिंपल सीधी लाइनों से मिलाया जाए, तो एक आकृति का निर्माण होता है। इस आकृति को ही हम किस नाम से जानते हैं? क्रिस्टल जालक के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने ये छोटी आकृति तुम्हें बनाकर बताई है, एक बड़े लैटिस को बनाकर देखते हैं हम और उसे सीखना भी। देखो, सबसे पहले इस तरह से आप बनाओगे, फिर अब इनके आउटर साइड से इनको आप मिला दो, बाहर बाहर से इनको मिला दो। अब इसी प्रकार अंदर से भी इनको मिला दो। ठीक है, और इनको भी आपस में इस तरह से मिला दो। और भी कई तरीके होते हैं, कुछ बच्चे किसी तरीके से बनाते हैं, कुछ किसी तरीके से बनाते हैं। आप पे जैसे आए वैसे बनाना, और नहीं बने तो जैसे मैं बता रहा हूं इस तरह से। अब ये एक लैटिस बन चुका है मेरे पास। अब इसमें मैं कुछ अवयवी कण रखता हूं, जैसे एक मैंने यहां पर ब्लैंक रखा है, तो अगले वाले पर मैं रखूंगा डार्क। या फिर ऐसा करते हैं, सबसे पहले ब्लैंक को पुटअप कर लेते हैं, एक छोड़कर एक। कल भी मैंने ये आपको बताया था। देखो, यहां पर आ चुका है तो यहां नहीं आएगा, यहां पर एक छोड़कर एक। अब इस पर नहीं आएगा तो नेक्स्ट पर आएगा। तो इस तरह से एक छोड़कर एक इन पर हम क्या लगा लेते हैं? ये ब्लैंक वाले लगा लेते हैं। अब जो बच गए उन पर क्या करते हैं? डार्क वाले पुटअप कर देते हैं। जैसे ये डार्क हो गया, देखो। अब ये जो मेरे पास क्रिस्टल बना है, इस क्रिस्टल में यदि हम ध्यान से देखें तो ये छोटे छोटे अवयवी कण हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और इनको मैंने क्या है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, सीधी सरल रेखा से इनको मिला दिया। और सरल रेखा से मिलाने के बाद मेरे को जो क्रिस्टल मिलकर बना मेरा, वो क्रिस्टल ही क्या है? क्रिस्टल जालक। वो संरचना ही क्या होती है? क्रिस्टल जालक होती है। अच्छा, बताओगे कि इसमें कितनी स्ट्रक्चर मौजूद है छोटी छोटी? तो देखो, 1 2 3 4 और 4 नीचे 4 ऊपर, 8 स्ट्रक्चर। मैं थोड़ा अलग से बताता हूं। देखो, इसको मैं थोड़ा सा डार्क करके बता रहा हूं आपको, ओनली 1 स्ट्रक्चर को। तो यहां ध्यान से देखोगे आप, इस स्ट्रक्चर में केवल एक को मैंने डार्क करके बताया है आपको।
ये 2 इसके पीछे 3 4। इसी प्रकार जब ये 4 स्ट्रक्चर नीचे 4 इसी के ऊपर है तो 8 स्ट्रक्चर ऐसे हैं, 8 डब्बे ऐसे हैं, एक यूनिट सेल ऐसी हैं जिनको मैंने बार बार रिपीट किया तो ये स्ट्रक्चर मेरे पास निकल कर आ गए। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि यदि मुक्त आकाश में जो छोटे छोटे गोले होते हैं, अवयवी कण होते हैं, उनको जमा दिया जाए और उनको स्ट्रेट लाइनों से मिलाया जाए तो मिलाने पर जो स्ट्रक्चर बनती है, जो संरचना बनती है, उसको क्रिस्टल जालक के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो अच्छा, क्रिस्टल जालक में छोटे छोटे गोले होते हैं या अवयवी कण होते हैं, इन गोलों या अवयवी कणों को जालक बिंदु के नाम से जाना जाता है। कौन से बिंदु बोलते हैं इनको? जालक बिंदु के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, लैटिस पॉइंट के नाम से इनको जानते हैं। और इन्हीं लैटिस पॉइंटों को यदि हम स्ट्रेट लाइनों से मिलाते जाएं तो फिर क्रिस्टल जालक का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये इसके अभिलक्षण है क्रिस्टल जालक के कि क्रिस्टल जालक में छोटे छोटे बिंदु होते हैं, उनको जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, और जब इन जालक बिंदुओं को एक स्ट्रेट लाइन में मिला दें तो बनने वाली स्ट्रक्चर ही क्रिस्टल जालक के नाम से जानी जाती है। अब मैंने इस स्ट्रक्चर में ये जो एक पर्सनल डब्बा बनाया है या एक घन बनाया है, इसको मैं यहां से बाहर निकाल लेता हूं। जैसे देखना ध्यान से, ठीक है, इसको सिंपल बनाओगे आप इस तरह से। तो ये डब्बा मैंने इसमें से बाहर निकाल लिया। ऐसे 8 डब्बे बार बार रिपीट हो रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो ये मैंने एक डब्बा यहां से बाहर निकाल लिया और बाहर निकालने पर मेरे को पता चला कि ऐसे 8 डब्बों को जब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं तो ये संपूर्ण क्रिस्टल बन रहा है। तो मैं क्या कहूंगा? वह छोटी से छोटी इकाई जो बार बार रिपीट की जाए, बार बार दोहराई जाए और बार बार दोहराने पर यदि वो संपूर्ण क्रिस्टल को बना सकती है तो वह जो छोटी सी इकाई होगी उसका नाम होगा यूनिट सेल या इकाई कोष्टिका या एकक कोष्टिका। किस नाम से जानते हैं उसको? हम एकक कोष्ठिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कैसे ये रिपीट हो रही है बार बार? देखो, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ये बताता हूं। जैसे ये मेरे पास कोई दीवार है। अब ये दीवार बनती किससे? ईंटों से। तो मैंने यहां पर ईंटों का एक अरेंजमेंट लिया, इस तरह से मैंने यहां पर क्या लगा दी? ईंटें लगा दी। ठीक है, और ये दीवार की चिनाई हो चुकी है बढ़िया सी। अब देखो, बार बार मैंने ईंटों को रिपीट किया। भाई ये तो है नहीं कि यहां पर ईंट लगा दिया, यहां पर कुछ और लगाया होगा, यहां पर कुछ और लगाया होगा। ये सभी ईंटें लगाई हुई हैं, पत्थर लगाए हुए हैं बराबर शेप के। अब ये जो ईंटें हैं, चाहे मैं यहां से एक ब्लॉक को निकालूं चाहे यहां से एक ब्लॉक को निकालूं, सभी जगह ईंटें ही तो निकल के आएंगी। तो इस दीवार को यदि मैं क्रिस्टल जालक मानूं तो इसकी यूनिट सेल क्या होगी? एक एकक कोष्टिका क्या होगी? या वो इकाई छोटी से छोटी क्या होगी जिसको बार बार रिपीट करने से ये पूरा बना है? तो उसका नाम क्या होगा? ईंट। और इसको यदि मैं बाहर निकाल लूं यहां से तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर मेरे पास निकल कर आ जाती है। ठीक है, और यही स्ट्रक्चर किस नाम से जानी जाती है? एकक कोष्टिका। तो क्या मतलब हुआ कि पूरे क्रिस्टल को बनाने के लिए जिस एक छोटी सी इकाई की हमें आवश्यकता होती है, उस छोटी सी इकाई को ही क्रिस्टल यूनिट सेल के नाम से या एकक कोष्टिका के नाम से जाना जाता है। और उसको बार बार रिपीट करके हम पूरे क्रिस्टल को दोबारा से बना सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या ये जो एकक कोष्टिका है ये एक ही प्रकार की होती है या कई प्रकार की हो सकती है? तो नेक्स्ट देखो, हम बात करते हैं कि एकक कोष्टिका कितने प्रकार की हो सकती है। एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका को मेनली 2 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से 2 भाग होते हैं? एक तो होती है आद्य या सरल एकक कोष्टिका, आद्य या सरल एकक कोष्टिका, और एक होती है केंद्रित एकक कोष्टिका। एक क्या होती है? केंद्रित एकक कोष्टिका। आद्य सरल एकक कोष्टिका से मतलब क्या होता है?
देखो समझना आप ध्यान से थोड़ा सा कि मैंने एक वही डब्बा बनाया। अब इस डब्बे में कोने कितने हैं, कोने। देखो मैं यहां पर पहले थोड़ा सा आपको एक टॉपिक क्लियर कर देता हूं। इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार रिपीट कर करके देखें जब तक ये समझ में नहीं आए, और नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर भी आप भेजें, मैं इसे दोबारा से भी समझाऊंगा। देखो मेरे पास एक एकक कोष्टिका है, मैं इसे बार बार एकक कोष्टिका बोलने की जगह डब्बा बोलूं, ज्यादा आपके समझ में आएगा। तो मान के चलो मेरे पास एक डब्बा है, या फिर आप सबसे बढ़िया एग्जांपल ले सकते हो कि आपके पास एक कमरा है, ये कमरा ही है एक तरह से। अब मेरे को ये बताने कि इसमें कोने कितने हैं, कोने। तो देखो कोना क्या होता है, जहां पर तीन दीवारें आपस में एक साथ आकर मिलती हैं। जैसे एक आपकी छत वाली दीवार, एक ये वाली दीवार, एक ये वाली दीवार, तीनों जहां पर आपस में आकर मिलेंगी वही पार्ट क्या होगा, कोना होगा। जैसे एक यहां से छत वाली दीवार आकर मिल रही है, एक ये वाली दीवार आकर मिल रही है, और एक ये बाहर वाली, तो ये क्या हो गया, कोना हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 8 कोने होते हैं। देखो मैं आपको वैसे ही समझाता हूं कि एक इस कोने पर होगा, यदि आप कमरे में गिनोगे तो एक कोना इधर होगा, दूसरा इधर होगा, तीसरा उस सामने वाली दीवार पर इधर होगा, चौथा इधर होगा, पांचवा इधर हो जाएगा, छठवां इधर हो जाएगा, सातवां नीचे हो जाएगा, और आठवां इधर नीचे हो जाएगा। तो एक कमरे में 8 कोने होते हैं, ठीक है। अच्छा कोने कितने आ गए मेरे पास निकल के, तो कोने निकल के आए 8, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा कोने के बाद बात आती है बाद में कि फलक कितने होते हैं, फलक मतलब दीवार कितनी होती है। अब आप कहोगे बड़ी जल्दी 4 दीवार होती है, नहीं 6 दीवार होती है। कैसे, एक ये वाली दीवार हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी पीछे वाली हो जाएगी, चौथी सामने वाली हो जाएगी, पांचवी छत और छठवीं आधार बेस। तो देखो एक ऊपर वाली, दूसरी नीचे वाली, तीसरी इधर वाली, चौथी इधर वाली, पांचवी पीछे वाली और छठवीं आगे वाली। तो कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है। तो 8 कोने हैं, 6 फलक हैं। अब बात आती है किनारे कितने होते हैं, किनारे क्या होते हैं, 2 कोनों को मिलाने वाली रेखा किनारा होती है। तो देखो अच्छा मैं दीवार पे भी समझाता हूं कमरे में। देखो एक इधर का कोना, एक इधर का कोना, ऊपर से जो लाइन आएगी वो एक किनारा, फिर एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक, मतलब ये पूरी दीवार के 4 किनारे बने, 1 2 3 4, ठीक है। 4 ही इधर बनेंगे भाई, 1 2 3 भाई, 1 2 3 और ये 4, तो 4 उधर 4 इधर। अब इधर की बात करें तो इधर की दीवार जो होगी ये वाली, इसमें ये वाला हम गिन चुके, ये वाला हम गिन चुके, तो ये दोनों रह जाएंगे केवल। तो 4 इधर 4 इधर, 8, 2 इधर और 2 इधर, ठीक है। इसमें गिने थोड़ा सा, देखो सबसे पहले एक यहीं पर गिनता जाऊं मैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 और 12, कितने हो गए, 12 किनारे हो गए। कैसे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो कितने किनारे होते हैं एक घन के अंदर, 12 किनारे होते हैं, ठीक है। अच्छा केंद्र कितने होते हैं, केंद्र सेंटर कितने होते हैं, तो केंद्र तो लगाओ एक ही होता है, बहुकेंद्रीय यौगिक कोई जीव विज्ञान तो पढ़ नहीं रहे, तो केंद्र तो एक ही होगा, ठीक है, बीचों बीच सेंटर। तो केंद्र कितना होता है, एक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि मेरे पास कोने 8 हो गए, फलक 6 हो गए, किनारे 12 हो गए, केंद्र 1 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ये बात आती है कि कोने पर कोई गोला रखा हुआ है, या कोने पर एक अवयवी कण रखा हुआ है कोई भी, जैसे ये कमरा है, तो यहां पर एक अवयवी कण रखा हुआ है, ये इस कोने पर, ये कितने अन्य कमरों को और टच करेगा, और एक को तो टच कर ही रहा है इस समय, इसके अलावा और कितनों को और टच कर जाएगा, इसको भी काउंट करके बताना है। तो देखो एक तो इसको टच कर ही रहा है, मैं इसके बगल में एक और कमरा बना दूं, ध्यान से समझना टॉपिक,
इमेज पर आधारित है पूरा। तो कितने कमरों को टच कर गया अब ये देखो, एक इधर वाले को, एक इधर वाले को, और ये पीछे वाले पिलर पर रखा हुआ है ये गोला। तो इसके पीछे और मकान बना देता हूं मैं, ठीक है। तो अब आप देखोगे ध्यान से कि देखो एक इधर को टच कर रहा है, अभी थोड़ा सा इधर आ रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो 4 को तो नीचे टच कर गया ये। अब बात आई कि ये मेरे पास क्या है, बेस, आधार, कौन सा वाला, ये तो मेरे पास बेस है, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ठीक है। अब इस जो छत मेरे पास है, छत पर ये 4 को टच कर रहा है। तो अब यदि मैं ऐसे डबल मंजिल का मकान बना दूं, आगे इसको 2 मंजिल का मकान यदि मैं बना दूं एक की जगह, आप केवल समझे, कॉपी में नहीं बनाया इनको। यदि मैंने ये 2 मंजिल का मकान बना दिया, तो अब ये जो फ्लोर है मेरे पास, ये जो छत है नीचे वाले की, तो ये ऊपर वाली मंजिल के लिए क्या ये आधार नहीं हो जाएगी? और ये यदि आधार हो गई तो इस सिचुएशन में ये गोला 4 को नीचे टच कर रहा है, तो 4 को कहां टच करेगा? ऊपर। तो इसका मतलब किसी भी कोने पर रखा हुआ एक गोला 8 कमरों को टच कर जाता है, ठीक है। ध्यान से समझना, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। एक कोने पर रखा हुआ गोला 8 कमरों को टच कर जाता है, एक तो खुद और 7 अन्य, ठीक है। थोड़ा सा इमेज करना, जैसे इस कोने पर कोई गोला रखा हुआ है, ठीक है, इस कोने पर, तो ये इधर वाले कमरे को करेगा, इधर वाले को करेगा, इधर वाले को करेगा और इधर वाले को करेगा। और ये जो दीवार है जिस पर गोला रखा हुआ है, 4 ऊपर 4 नीचे और गोला यहां पर है। तो इस तरह से कोने पर रखा हुआ एक गोला 8 कमरों को क्या कर जाता है? टच कर जाता है, ठीक है। तो कोने का हिस्सा, अब गोला एक ही है मेरे पास और 8 जनों में बांटना है। भाई एक गोला है, कितने पर रखा हुआ है? कोने पर, जो 8 कमरों को टच कर रहा है। बताओ एक कमरे के बट में कितना भाग आया उसका? तो 1/8, ठीक है। तो एक के बट में कितना आएगा टोटल? अब देखो थोड़ा सा और समझना कि एक पर उपस्थित एक अवयवी कण अन्य 8 घनों को टच करता है। अब ये अन्य तो लिखा हुआ है, लेकिन अन्य तो 7 है, एक स्वयं है, टोटल 8 हुए, ठीक है। तो रखा हुआ एक कण 8 घनों को क्या करता है? टच करता है। अब जब ये 8 घनों को टच कर रहा है, तो इस समय हमें ध्यान देने की बात क्या है कि मेरे पास एक घन में, देखना ध्यान से, देखो एक गोला यहां रखा हुआ होगा, ये कितनों को टच करेगा? 8 को, एक इसको और 7 को। और यहां पर एक गोला रखा हुआ है, ये भी एक स्वयं को, 7 अन्य को। यहां पर भी एक गोला। तो टोटल गोले एक क्रिस्टल में, यानी एक एकक कोष्टिका में टोटल गोले कितने होते हैं? 8। और एक अवयवी कण टच कितनों को कर रहा है? 8 को। मतलब 8 तो स्वयं है और टच भी कितने को कर रहा है? वो एक 8 को, ये भी 8 को, ये भी 8 को, ये भी 8 को, ये भी सब 8 को। तो एक बात बताओ, इसका इस पर्सनल, इसको टोटल इसमें कितने हो चुके हैं? 8 कमरे हो चुके हैं, एक आगे एक पीछे, एक इधर एक पीछे, 4 नीचे 4 ऊपर, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस पूरे गोले का एक कमरे को कितना बट मिला? तो देखो इस गोले का इस कमरे को कितना बट मिला? 1/8। 1/8 बगल वाले को, 1/8 इधर वाले को, 1/8 इधर वाले को, और फिर 1/8 ऊपर के चारों को, 1/8 1/8 1/8 1/8, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 8 गोले हैं, प्रत्येक एक गोले का कितना मिल रहा है? 1/8 मिल रहा है। कितना आया? 1। तो कहने का मतलब 8 गोले, ये टोटल 8 को टच कर रहा है, ये टोटल 8 को टच कर रहा है। इसका कितना मिला? 1/8। इसका भी कितना मिला? 1/8। इसका भी, इसको कितना मिला? 1/8। इसका भी कितना मिला? 1/8। इसका भी 1/8 1/8 1/8 और 1/8। मतलब इन सभी गोलों का 1/8 1/8 पार्ट अकेले इसको मिला। तो 1/8 तो ये सब, और टोटल कितने? ये 8। तो 8 इंटू 1/8 मतलब 1। तो देखो आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। आपसे पूछे इसमें कितने अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं, आप बड़ी जल्दी गिन के कहोगे 8 दिखाई दे रहे हैं। नहीं, दिखाई चाहे 8 दे रहे हैं, पर इसके बट में तो 1 ही आ रहा है। मैं आपसे कहूं कि बताओ इस पूरे क्रिस्टल, इस पूरी एकक कोष्टिका के बट में कितने अवयवी कण आए? आप कहोगे देखकर 8 आ रहे हैं। नहीं, कितने आ रहे हैं? ओनली 1 आ रहे हैं।
तो अब मैं आपसे यदि डायरेक्ट कभी पूछूंगा, इस चैप्टर में बार बार ये चीज यूज होगी कि कोने पर रखा हुआ एक गोला कितना को टच करेगा, आप तुरंत बोलोगे 1/8। ठीक है, कि कोने पर कोई अवयवी कण रखा हुआ है वो कितना को टच करेगा, वो 8 को टच करेगा। कितना पार्ट उसे मिलेगा, 1/8 पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो कोने का पार्ट कितना होता है, 1/8। याद रखोगे, समझ में नहीं आए दोबारा देखोगे, फिर नहीं आए 3 बार देखोगे, और फिर भी नहीं आए तो मुझे बताओगे, मैं फिर समझाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात आती है कोना कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं फलक की। देखो ये मेरे पास फिर से एक यूनिट सेल है। अब ये फलक ले लेता हूं मैं, चलो ये वाला एक दीवार मैंने ले ली इसकी। ठीक है, अब एक बार बताओ, यहां पर कोई गोला रखा हुआ है यहां पर, तो ये गोला देखो इस फलक के बट में तो आया ही आया, यानी कि इस कमरे के बट में तो आ ही रहा है। ठीक, बगल में एक कमरा और बना दूं मैं, तो क्या बगल वाले कमरे के बट में नहीं आया, आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये दीवार तो कॉमन है ना, ये इसके लिए भी आ रही है और इसके लिए भी आ रही है, तो ये दीवार कॉमन होने के कारण ये दोनों के बट में आ रहा है। ठीक है, अच्छा ऊपर यदि मैं बना दूं, ठीक है, डिजाइनदार मकानों का जमाना है इसलिए थोड़ी डिजाइन मिल गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी। तो देखो इस गोले का इन ऊपर वालों से कोई लेना देना नहीं है, चाहे पीछे बनाऊं तो पीछे वालों से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब दीवार पर यदि एक गोला रखा हुआ है, दीवार पर यदि कोई एक अवयवी कण रखा हुआ है, तो वो केवल एक तो खुद को टच करेगा और एक पड़ोसी को टच करेगा। आप खुद देख सकते हो कि एक जो दीवार होती है वो कितने कमरों के लिए कॉमन हो सकती है, 2 कमरों के लिए, एक इधर वाली और एक इधर वाली। ठीक है, तो कहने का मतलब दीवार पर यदि कोई फलक पर कोई अवयवी कण रखा जाए तो उसका कितना पार्ट एक को मिलेगा, 1/2। भाई एक कितनों को बटा, एक आधा इधर आधा इधर, टोटल 1। तो फलक पर यदि कोई गोला रखा हुआ है, कोई अवयवी कण रखा हुआ है, तो उसका कितना पार्ट प्राप्त होता है, 1/2। ठीक, नेक्स्ट बात आती है किनारे की, कि यदि कोई किनारे पर अवयवी कण रख दिया जाए तो उसका कितना पार्ट हमें मिल जाएगा। तो देखो किनारे पर रखे हुए अवयवी कण को देखते हैं। जैसे ये मेरे पास फिर से, अब कोई भी एक किनारा ले लेता हूं मैं, चलो ये वाला ही किनारा ले लेता हूं। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हो, 12 किनारे, 12 में से आप कोई सा भी ले सकते हो, और इसको फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। बीचों बीच रखना है हमें गोला। देखो 2 कमरे बन चुके हैं, ये किनारा कॉमन था इधर वाले के लिए भी और इधर वाले के लिए भी, तो इसका मतलब 2 को टच कर गया। अब मैं डबल फ्लोर का बना लेता हूं इसे। तो डबल फ्लोर का होने का मतलब, अब ये देखो ये जो किनारा है, ये नीचे वाले 2 कमरों के लिए यदि ये बेस है, वो सॉरी छत है, तो ऊपर वाले 2 कमरों के लिए बेस का काम करेगा। मतलब नीचे के 2 को भी टच कर रहा है, ऊपर के 2 को भी टच कर रहा है। और यदि मैं पीछे की साइड और बनाऊं इसके, तो क्या ये पीछे वालों को टच कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस किनारे पर थोड़ी आ रहा है, तो इस पे आ रहा है। तो कहने का मतलब ये, यदि किनारे पर कोई अवयवी कण रखा हुआ है, तो किनारे पर रखा हुआ वो अवयवी कण केवल और केवल 4 कमरों को टच कर पाता है। और 4 कमरों को टच कर रहा है तो एक के पास कितना पार्ट आया, 1/4। ठीक है, तो किनारे पर यदि कोई अवयवी कण रखा है तो उसका कितना पार्ट मिलता है, 1/4। ये 1 का है, 12 का नहीं है, ये केवल 1 का है। ठीक है, ये 12 का नहीं है, ये किनारे का है। 6 का नहीं है, फलक का है। 8 का नहीं है, कोने का है। ठीक है, कोने का हिस्सा 1/8, फलक का हिस्सा 1/2, किनारे का हिस्सा 1/4। केंद्र, केंद्र में तो दिमाग लगाना है ही नहीं आपको। केंद्र कहां पर होता है, बीचों बीच। और केंद्र जब बीचों बीच होता है, जैसे ये पूरा कमरा बीच में यहां रखा हुआ है, तो जब वो उस कमरे के बीच में ही रखा हुआ है, घन के बीच में, तो ना वो इधर वाले के बट में आएगा, ना इधर वाले के, ना ऊपर वाले, ना नीचे वाले, ना दाएं वाले, ना पीछे वाले, तो किसी के बट में भी नहीं आएगा। तो उसका कितना पार्ट मिलेगा, तो केंद्र का पूरा पार्ट मिलता है 1। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीख लिया,
अभी तक हमने इसमें सीखा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे चैप्टर में काम आने वाली, कि एक एकक कोष्टिका में 8 क्या होते हैं, कोने। इसके अलावा 6 क्या होते हैं, फलक। इसके अलावा 12 क्या होते हैं, किनारे। इसके अलावा 1 क्या होता है, केंद्र। अब आगे बात करें तो कोने 8 होते हैं, प्रत्येक एक कोने का हिस्सा कितना होता है, 1/8। प्रत्येक एक फलक का हिस्सा कितना होता है, 1/2। प्रत्येक एक किनारे का हिस्सा कितना होता है, 1/4। और प्रत्येक एक केंद्र का हिस्सा कितना होता है, ओनली 1। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे चैप्टर में काम आने वाली चीज है, और ये आपको डायरेक्ट ही याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एकक कोष्टिका के प्रकार की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्टिका। देखो, एकक कोष्टिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी बात कर रहे थे अपन, एक तो होती है आद्य एकक कोष्टिका, और दूसरी होती है केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका। अब आद्य को हम एक और नाम से जानते हैं, सरल एकक कोष्टिका। तो आद्य एकक कोष्टिका कहो या सरल एकक कोष्टिका कहो, बात एक ही है। आद्य या सरल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी एकक कोष्टिका, एक ऐसी यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण केवल और केवल उस एकक कोष्टिका के कोनों पर ही उपस्थित होते हैं और कहीं पर भी उपस्थित नहीं होते हैं। तो 8 कोने हैं, केवल उन कोनों पर ही होंगे और कहीं नहीं होंगे, वो क्या कहलाएगी, वो आद्य एकक कोष्टिका कहलाएगी। दोबारा डेफिनेशन सुनो एक बार, वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, वह आद्य या सरल एकक कोष्टिका कहलाती है। इससे सिंपल डेफिनेशन कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, किसे कहेंगे आद्य, जिसमें कोनों पर होंगी। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बता सकते हो कि एक आद्य एकक कोष्टिका में अवयवी कण कितने होंगे। अब फिर वही गलती मत कर देना, कह दो 8, तो 8 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 8 तो दिख रहे हैं। कितने इसके बट में आएंगे, एक आद्य एकक कोष्टिका में कितने अवयवी कण होते हैं, तो दिखाई कितने दे रहे हैं हमें, 8 दिखाई दे रहे हैं भाई, 8 दिखाई दे रहे हैं। कहां पर दिखाई दे रहे हैं, कोनों पर दिखाई दे रहे हैं, और कोने का हिस्सा कितना होता है, 1/8 होता है। तो टोटल 8 दिख रहे हैं, प्रत्येक का 1/8 मिलेगा तो 1। तो इसका मतलब आज के बाद कभी भी कोई तुमसे पूछेगा कि आद्य या सरल प्रकार की एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है, 8 × 1/8। ये 8 कहां से आया, टोटल कोनों पर उपस्थित सभी अवयवी कण। 1/8 कहां से आया, एक कोने पर उपस्थित अवयवी कण का पार्ट, की उसको कितना मिल रहा है, इसका 1/8 इसको मिल रहा है, इसका भी 1/8, और सभी का 1/8 मिल रहा है। तो सभी का 1/8 और टोटल 8 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात आती है केंद्रित एकक कोष्टिका। अच्छा, इसकी परिभाषा याद है तो उसकी तो वैसे याद हो गई, कैसे, कि वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर हो, तो वो आद्य एकक कोष्टिका, और कोनों के अलावा कहीं और आ जाए, वह केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, कोनों पर तो होंगे ही होंगे, प्लस अन्य स्थानों पर भी क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं। मतलब डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ये तो समझाने का तरीका है, कि वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा अन्य स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं, वह एकक कोष्टिका केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। केंद्रित एकक कोष्टिका को हम 4 भागों में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से 4 भाग होते हैं, तो देखो, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 4 पार्ट होते हैं इसके। कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं, तो देखो, एक होती है, सॉरी 3 पार्ट होते हैं इसके, चलो अभी ले लेंगे। एक होती है काय केंद्रित
एकक कोष्टिका। काय केंद्रित एकक कोष्टिका। दूसरी होती है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। और तीसरा पार्ट होता है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। काय केंद्रित एकक कोष्टिका का एक नाम होता है अंत्य केंद्रित। इसे शॉर्ट में बीसीसी बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसे शॉर्ट में एससीसी बोलते हैं, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक। इन्हीं नामों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, काय केंद्रित एकक कोष्टिका। इसे शॉर्ट में एफसीसी बोलते हैं, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसे शॉर्ट में ईसीसी बोलते हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक, अंत्य केंद्रित कोष्टिका। तो अंत्य केंद्रित काय केंद्रित एकक कोष्टिका बीसीसी क्या होती है? डेफिनेशन यही चलने वाली है कि कोनों के अलावा अन्य स्थानों पर। बस अब इन अन्य स्थानों के बारे में बताना है इसमें। जैसे काय केंद्रित, काय बोलते हैं केंद्र को, काय का मतलब क्या होता है? केंद्र। तो जैसे मैंने एक डब्बा लिया और इसमें ये एकक कोष्टिका बनाई। अब इसमें कोनों पर तो मैं लगा ही दूंगा। चलो अभी तक ये बताओ, अभी तक कौन सी है ये? अभी तक तो केवल ये आद्य है, क्योंकि केवल कोनों पर लगे हुए। और इसके अलावा यदि मैंने बीचों बीच एक गोला लगा दिया, ध्यान देना, बीचों बीच एक गोला लगा दिया, तो ये कौन सी बन जाएगी? काय। गोला हटाया आद्य, गोला लगाते ही काय केंद्रित। ठीक है, बस इतना सा अंतर है कि वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा केंद्र में भी होता है, वह काय केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। ठीक है। अच्छा, मैं तुमसे ये पूछूं कि इसमें अवयवी कण कितने होंगे? तो देखो मेरे को कहां कहां दिखाई दे रहे हैं, पहले तो ये बताओ। 8 दिख रहे हैं भाई। कहां पर दिख रहे हैं? कोनों पर दिख रहे हैं। अच्छा, कोनों पर दिख रहे हैं। कोनों का हिस्सा बताओ, 1/8। कोनों का हिस्सा कितना है? 1/8। ठीक है, प्लस यही लगा दूं मैं, प्लस। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि एक और कहां दिखाई दे रहा है? एक और कहां दिखाई दे रहा है? 8 तो कहां पर थे? कोनों पर। और एक कहां था? केंद्र में। प्लस एक कहां दिखाई दे रहा है मेरे को? मेरे को तो केंद्र में ही दिखाई दे रहा है। तो मैं पता नहीं कहां दिखाई दे रहा हो। केंद्र का हिस्सा कितना होता है? केंद्र का हिस्सा 1 ही होता है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आता है? तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो 2। तो अब आपसे कोई पूछे कि बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, तो 9 मत बता देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 गिन के बता दो। नहीं, कोनों का प्रत्येक का 1/8, तो 8 का 1 और इसका तो पूरा का पूरा, तो टोटल 2। बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक। अच्छा, डेफिनेशन समझ में आ गई सभी के? क्या होती है डेफिनेशन बीसीसी की या काय केंद्रित की? वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा केंद्र में भी उपस्थित होता है, वह काय केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। फलक केंद्रित, नाम से स्पष्ट है, फलक केंद्रित मतलब फलक के केंद्र में। तो वह एकक कोष्टिका, देखना ध्यान से, ये मेरे पास वही एकक कोष्टिका 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां लगा दिए मैंने? बताओ, कोनों पर। अभी तक कौन सी बन चुकी है? आद्य। केवल कोनों पर है तो आद्य। अब फलक केंद्रित मतलब फलक के केंद्र में कितने फलक होते हैं? 6। तो 6 के केंद्र में एक एक और लगा दो। तो सबसे पहले ऊपर 2 3 4, एक पीछे वाला 5 और एक आगे वाली 6। पीछे वाली ये है जिसके बीच में, और आगे वाली ये है जिसके बीच में ये। तो टोटल 6 हो गए। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं कि फलक केंद्रित में कितने अवयवी कण हैं? तो ये मत कह देना 8 और 6 14। नहीं,
8 कहां दिख रहे हैं? 8 दिख रहे हैं कोनों पर। कोनों का हिस्सा बताओ जल्दी से। 1/8 प्लस कोनों का हिस्सा कितना हो गया? 1/8 प्लस। अब बात करते हैं फलकों पर कितने हैं? फलकों पर 6 और फलक का हिस्सा कितना? फलक का हिस्सा होता है 1/2। टोटल ऊपर से आएगा 1, नीचे से आएगा 3, तो टोटल 4। तो कहने का मतलब ये फलक केंद्रित एकक कोष्टिका वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, वो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका या एफसीसी कहलाती है। इसमें अवयवी कणों की संख्या 8 कोनों पर इंटू 1/8 प्लस 6 फलकों पर इंटू 1/2 यानी कि 4 होती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित का मतलब क्या होता है? देखो ये मेरे पास वही एक घन है। इस घन में मैं अवयवी कण तो लगा देता हूं पहले तो कहां पर? सभी कोनों पर। और कोनों पर लगाते ही क्या बनेगी जल्दी बताओ? क्या बनेगी? ये बन जाएगी आपकी सरल या आद्य एकक कोष्टिका। तो वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा अन्य किसी भी दो फलकों पर आमने सामने, जैसे एक इधर तो एक इधर, और इन पर नहीं है तो एक इधर तो फिर इधर, और इन पर भी नहीं है तो एक ऊपर तो नीचे, मतलब किन्हीं भी दो आमने सामने वाले फलकों पर अवयवी कण होते हैं। तो इन पर तो हो गए, अब एक कहां पर होगा? या तो ऊपर या नीचे, और इन पर नहीं होगा तो फिर आमने सामने, और इन पर भी नहीं होगा तो पीछे और आगे। तो वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा किन्हीं भी दो आमने सामने वाले फलकों पर होते हैं वह अंत्य केंद्रित कहलाती है। बताओ कितने अवयवी कण होंगे? 8 कहां दिखाई दे रहे हैं? कोनों पर दिखाई दे रहे हैं। इनटू प्रत्येक कोने का हिस्सा 1/8 प्लस 2 कहां दिखाई दे रहे हैं? फलकों पर दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक का हिस्सा 1/2। टोटल कितना आएगा? यहां से तो 1 और यहां से भी 1, 2। तो अंत्य केंद्रित में भी अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो ये हमारा टॉपिक था क्या कि एकक कोष्टिका का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है और एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कैसे निकाली जाती है। कोने 8 होते हैं, प्रत्येक का हिस्सा 1/8। फलक 6 होते हैं, प्रत्येक का हिस्सा 1/2। किनारे 12 होते हैं, प्रत्येक का हिस्सा 1/8। केंद्र 1 होता है, प्रत्येक का हिस्सा 1। अब अवयवी कणों की संख्या की बात करें तो हमने कौन कौन सी एकक कोष्टिका पढ़ी? सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक, क्रम से ही ले लेते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और एंड सेंटर्ड क्यूबिक। एससीसी में अवयवी कण निकल के कितने आए थे? 1, 8 इंटू 1/8। बीसीसी में कितने निकल के आए थे? 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1 यानी कि 2। एफसीसी में कितने निकल के आए थे? 8 इंटू 1/8, ये तो कोने वाले हो गए, और 6 इंटू 1/2 फेस वाले हो गए। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। ठीक, नेक्स्ट ईसीसी में अवयवी कण कितने निकल के आते हैं? 8 इंटू 1/8, ये तो कोने वाले, और 2 इंटू 1/2 फेस वाले, यानी कि 2 निकल के आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अवयवी कणों की संख्या इनमें निकाली जाती है। तो आज की क्लास में हमने क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल के बारे में पढ़ लिया है कि क्या ये होते हैं, कैसे होते हैं, कितने भागों में क्लासिफाई किए जाते हैं, कैसे इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट किए जाते हैं। अब बात यह आती है कि जो एकक कोष्टिका होती है उसमें कुछ पैरामीटर्स पाए जाते हैं, और इन पैरामीटर्स के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय बताए जाते हैं और उन्हें 14 भागों में ब्रेवे द्वारा वर्गीकृत कर दिया जाता है। अब वो क्या होते हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। आप वीडियो पूरा कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें।